नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस की है, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 1554 ऑफ 2015 की ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जिसमें एक अपीलेंट वर्सेस स्टेट जो है रिस्पोंडेंट है और इसमें जो ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन कर दिया था अपीलेंट को अंडर सेक्शन 302 और रॉबरी से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं उसमें कन्विक्ट कर दिया था और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो सज़ा है वो अवार्ड कर दी थी और हाई कोर्ट ने भी उस सज़ा को बरकरार रखा था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ आए और यहाँ पे क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, तो आइए हम इसके कंटेंट्स को जानने की कोशिश करते हैं। इस जजमेंट में सेक्शन 53A CRPC के से रिलेटेड भी प्रोविजंस को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया है और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड, अगर कोई अक्यूज्ड जो कि मना कर देता है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड के क्योंकि अक्यूज विटनेस ने उसको ऑलरेडी पहचान लिया है, तो क्या ये अक्यूज्ड का जो राइट बन जाता है कि वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड को पार्टिसिपेट करने से मना कर दे। तो इन सारे पहलुओं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट पे डिस्कस किया है। ये लेंथी जजमेंट है, हम इसे थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे। 73 पेजेस की ये लेंथी जजमेंट है। तो हुआ क्या था, इसके फैक्ट्स थोड़ा सा समझ लेते हैं और यहाँ पर स्पेशल लीव पिटीशन का पहले पॉइंट पे जाते हैं कि ये एक हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की जो जजमेंट थी 28/2/2014 की जो जजमेंट थी उस ऑर्डर के अगेंस्ट में स्पेशल लीव जो है वो फाइल की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने अपील जो फाइल की थी, मींस जो ट्रायल कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई थी, हाई कोर्ट ने जो अपील थी उसे खारिज कर दिया था, डिसमिस कर दिया था और सेंटेंस थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, वो अवार्ड कर दी थी, उसको बरकरार रखा था। और नीचे की जो कोर्ट थी वो एडिशनल सेशन जज नॉर्थ वेस्ट रोहिणी की जो सेशन कोर्ट है, उन्होंने सजा थी वो अवार्ड की थी अंडर सेक्शन 302, 392, 394 और 397 जो पनिशमेंट फॉर द रॉबरी होता है और 397 वॉलंटरी जो इंजरी कर दे रॉबरी के दौरान, तो उसकी सजा का प्रावधान है। इसमें 10-10 साल तक की सजा हो सकती है और इसमें सेक्शन साथ में 34 का भी लगाया गया था और क्योंकि एक से ज़्यादा असिलेंट्स थे। और यहाँ पर हुआ क्या था, देखिए अब केस क्या था प्रोसिक्यूशन का, वो प्रोसिक्यूशन ये था कि एडिशनल सेशन जज 2 नॉर्थ वेस्ट रोहिणी के उन्होंने ट्रायल जो है वो चलाया था अंडर 392, 394, 397, 307 और 302 और 411 का भी। 411 इंडियन पिनल कोड में वो होता है जो अगर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी अपने पास रखता है उसमें सजा भी इसमें अवार्ड की जा सकती है। तो 16/8/2008 को एक इवेंट हुआ था जिसमें 3:30 बजे का वक्त था, सुबह का 3:30 वक्त था, जिसमें प्रोसिक्यूशन विटनेस जिसका जो नाम है वो जो कि फर्स्ट इन्फॉर्मेंट भी है और इंजर्ड आई विटनेस भी है, उन्होंने जो है वो FIR भी करवाई थी और जो अपने फ्रेंड के साथ जा रहे थे, जो फ्रेंड की जो हत्या कर दी गई थी जो कि डिसीज्ड बताया गया और उनके जो ब्रदर हैं वो जिनको प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 बनाया गया है वो आज़ादपुर सब्जी मंडी पर जा रहे थे और जब वेजिटेबल्स को खरीदने के लिए कुछ जो सब्जियां जब खरीदी थी D ब्लॉक पे आज़ादपुर सब्जी मंडी पे, तब मेन गेट पे पहुंचे थे, तब प्रोसिक्यूशन विटनेस और उनके जो फ्रेंड हैं वो STD PCO और D ब्लॉक पे पास पहुंचे और वहाँ पे 4 अक्यूज्ड पर्सन्स थे जो कि जिन पर ट्रायल चलाया गया है। उन चारों अक्यूज्ड पर्सन्स ने जो जिसमें अपीलेंट भी शामिल है और उन्होंने 14,800 रुपया स्नैच किया था PW1 की पॉकेट से और जब 2 अक्यूज्ड थे उन्होंने भी मनी है वो स्नैच किया था और अक्यूज्ड के नाम बताए गए हैं। लेकिन जब PW1 ने रेजिस्ट किया था तो दो अक्यूज्ड और थे, उन्होंने आइस पिक्स जो आइस को एक शार्प वेपन होता है, आइस पिक्स होती है जो उससे अटैक किया था उनके फ्रेंड के ऊपर और अपीलेंट जो को एक्यूज थे वो उन्होंने इंजरीज, अपीलेंट और को एक्यूज ने इंजरीज थी वो आइस पिक्स से द्वारा
दी थी प्रोसिक्यूशन विटनेस को और उनके जो फ्रेंड को, जिनकी मृत्यु हो गई थी बाद में। तो जब लूटपाट करने के बाद, इंजरीज देने के बाद वो चारों अक्यूज भाग गए थे प्लेस ऑफ ऑकरेंस से। और जब जो ट्रैफिक था, ट्रक्स का मार्केट का खत्म हुआ, तब प्रोसिक्यूशन विटनेस ने देखा कि जो डिसीज्ड है वो इंजर्ड कंडीशन में है, और उन्होंने फिर पीसीआर ऑफिशियल्स को बुलाया, फिर वहाँ पे एक हॉस्पिटल में लेके गए, और जहाँ पे उनकी जो फ्रेंड की डेथ हो गई, हॉस्पिटल में डेथ हो गई, और प्रोसिक्यूशन विटनेस को भी अस्पताल में एडमिट किया गया। और फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन विटनेस ने एफआईआर जो है वो लॉन्च की 16/8/2008 को, जो कि इंसिडेंट हुआ था उसका नरेशन यहाँ पूरा बताया अपनी एफआईआर में। और उसके बाद एफआईआर रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन थी वो स्टार्ट की गई, और उसके बाद चारों अक्यूज्ड को अरेस्ट कर दिया गया डीडीए पार्क साउथ आजादपुर से। और फिर इसके बाद अपीलेंट जो कन्विक्ट थे उनको अभी अरेस्ट कर लिया गया 20 अगस्त 2008 को। इन्वेस्टिगेशन के दौरान टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड थी वो अक्यूज्ड पर्संस की गई, लेकिन अपीलेंट कन्विक्ट ने डिक्लाइन कर दिया टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड पे, इस ग्राउंड पे कि उनको ऑलरेडी विटनेस को, उनका जो चेहरा विटनेस को ऑलरेडी दिखाया जा चुका है पुलिस स्टेशन में। और उसके बाद जो अरेस्ट होने के बाद, अपीलेंट कन्विक्ट को अरेस्ट होने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी कि वो एक पोजीशन में है कि वो जो वेपन ऑफ ऑफेंस था, जो वारदात के दौरान जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था, वो बता सकते हैं कहाँ रखा है, और वो उनके घर से पाया गया। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने डिस्कवर किया जो वेपन ऑफ द ऑफेंस था, जो कि आइस पिक थी, जो कि अपीलेंट कन्विक्ट ने बताई थी। तो फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट थी वो फाइल की गई, केस था वो कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल किया गया, और इसके बाद अक्यूज्ड ने कन्विक्ट थे, और जो को अक्यूज्ड थे उन्होंने अपने आप को कहा कि वो निर्दोष हैं, और ट्रायल फेस किया करने को तैयार, मतलब हामी भरी और ट्रायल फेस किया। और उस ट्रायल के दौरान ऑरल एविडेंसेस, कई विटनेसेस आए, जिसमें प्रोसिक्यूशन विटनेस पीड1 जो चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने अपना पूरा ब्यौरा दिया। और इसके बाद जो साथ में जो उनके फ्रेंड थे, उन्होंने भी PW4 थे, उन्होंने भी अपना जो डिसीज्ड के जो भाई थे, उन्होंने भी अपना गवाही जो है स्टेटमेंट थी वो रिकॉर्ड करवाई और गवाही दी अपनी। और उसके बाद मेडिकल विटनेस थे, और उसके बाद जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था वो विटनेस थे, और हेड कांस्टेबल थे, और सब इंस्पेक्टर थे, हेड कांस्टेबल थे, सब इंस्पेक्टर थे। और ये सारे एग्जिबिट्स हैं जिसमें पर्सनल मेमो थी, प्रोसिक्यूशन विटनेस के जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर बताया गया। जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट भी बताई थी जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वो भी एग्जिबिट मानी गई, और सारे जो एग्जिबिट्स थे वो लगाए गए। और जो सीजर्स जो रिकवरी की गई उसको भी एग्जिबिट के तौर पे मनाया गया। और जो पॉइंटिंग मेमो था, और फिर आइस पिक था जो उसको भी, जो वेपन था रिकवर्ड किया गया था, उसे भी एग्जिबिट P10X था वो बनाया गया। और फिर इसके बाद साइड प्लान था बनाया गया था, उसको भी बनाया गया था। और इसके बाद ये सारे जो है जो कि डॉक्यूमेंट्स थे उसे मार्क किए गए। और उसके बाद अपीलेंट ने, जब उनकी प्रोसिक्यूशन विटनेस खत्म हुआ, फिर उसके बाद अक्यूज ने अपनी 313 CRPC में स्टेटमेंट थी वो रिकॉर्ड करवाई। और उसमें अक्यूज्ड पर्सन जो कन्विक्ट ने कहा कि उन्होंने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में रिफ्यूज इसलिए किया है क्योंकि उनका जो चेहरा है वो पुलिस थाने में दिखाया जा चुका था, और साथ में बताया कि वो इनोसेंट है और उनको फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है केस में। और उनको घर से उठाया गया था, इन लॉज के घर से उठाया गया था, और 3 दिन तक पुलिस स्टेशन में रखा गया। और उन्हें यही जानकारी नहीं है कि केस क्या हुआ था, क्या वारदात क्या हुई थी, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने फिर बाद में अपना कंक्लूजन में पाया कि सारे जो अक्यूज्ड हैं वो उनको गिल्टी पाया 334, 302, 394, 397। और फिर बाद में ऑर्डर ऑफ सेंटेंस थी वो अवार्ड की गई, और जिसमें कन्विक्ट थे उनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट लाइफ की दी गई, और साथ में 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। और 397 के अंदर और 397 रीड विद 302 के अंदर इनको सजा दी गई, रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और 25,000 का जुर्माना लगाया। और फिर टोटल जो फाइन था 25,000 था, अगर रिकवर होता है तो वो फैमिली ऑफ द डिसीज्ड को मिलेगा,
एज ए कॉम्पनसेशन के तौर पे 397 CRPC के अंदर। और सेंटेंस के बाद अवार्ड करने के बाद जजमेंट को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी रीअप्रिशिएट किया सारे इंटायर एविडेंस को, लेकिन अपील को खारिज कर दिया। अब यहाँ पर सबमिशंस दिए, सबमिशंस ने अब यही ग्राउंड्स उठाए कि ट्रायल नीचे की दोनों कोर्टों ने एरर की है और जो अपीलेंट कन्विक्ट को कोई जो है रोल नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। और साथ में बताया कि जो वारदात हुई थी वो 3:30 बजे हुई थी और इंसिडेंट वेजिटेबल मार्केट में हुआ था, कोई सफिशिएंट लाइट्स नहीं थी जो जिससे असिलेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता हो। और चूंकि PW1 खुद ही इंजर्ड हो गए थे, आई विटनेस थे, तो वो उनका कोई ओकेजन नहीं था कि वो देख सकें अपीलेंट को। और साथ में ये भी ग्राउंड उठाया कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन जो पेरिड थी वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने मतलब जो रिफ्यूज कर दी थी अपीलेंट कन्विक्ट ने, तो वो और जो फर्दर सबमिट ये भी किया कि PW4 थे जो एक आई विटनेस थे इंसिडेंट के, और जो नीचे की ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने डिसबिलीव कर दी ऑरल एविडेंस एज इज प्रेजेंट एज द प्लेस ऑफ अकरेंस वाज फाउंड टू बी डाउटफुल। तो इसके बाद ये सारी जो थी कंटेंशन से इसकी गई थी। और साथ में ये बताया कि कोर्ट को एडवर्स ओपिनियन नहीं निकाल लेना चाहिए था क्योंकि उसने TIP टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पेरिड पे पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। तो ये सारे जो है ग्राउंड्स थे वो रेज किए गए और स्टेट ने भी अपने अपने जो है ग्राउंड्स रेज किए। और इसके बाद कोर्ट ने अपना एनालिसिस किया और कुछ क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम किए। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि क्या हाई कोर्ट ने एरर की है अपीलेंट की, जो अपील को डिसमिस करते समय एरर की है अपीलेंट कन्विक्ट की, और अफर्म कर दिया है जजमेंट को ऑन ऑर्डर को, कन्विक्शन को, और सेंटेंस जो है वो ट्रायल कोर्ट की द्वारा दी गई पे जो है वो मतलब अफर्म्ड कर दिया, मीन्स जो अपहेल्ड कर दिया है, मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया है। और क्या अक्यूज डिक्लाइन कर सकता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पेरिड को इस ग्राउंड पे, क्योंकि उसका चेहरा ऑलरेडी आई विटनेस को दिखाया जा चुका है प्रायर टू द कंडक्शन ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पेरिड पे। और क्या अक्यूज डिक्लाइन कर सकता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पेरिड को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो कि फोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जिसकी रिक्वायरमेंट थी, और इस ग्राउंड पे कि कोई अक्यूज पर्सन भी को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो विटनेस बन सके अपने अगेंस्ट, जो कि आर्टिकल 20 सब पार्ट 3 भी यही कहता है। तो ये साथ में यही बताया कि ऑन द ग्राउंड्स दैट सेम इट्स वायलेट्स द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 20 सब पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी अक्यूज अगर अपने आप को सेल्फ इंक्रिमिनेट नहीं कर सकता, तो क्या ये लीगल पॉइंट भी क्वेश्चन था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया इस पे। और फिर इसके बाद और किस एक्सटेंट पे कोर्ट जो है वो एडवर्स इन्फ्रेंसेस अक्यूज्ड के अगेंस्ट जो है वो ड्रॉ कर सकता है अगर कोई अक्यूज्ड टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पेरिड में पार्टिसिपेट करने से मना कर दे। और क्या ट्रू पर्पट क्या है, सेक्शन 54A ऑफ CRPC, सेक्शन 54A CRPC का जो पर्पस क्या है वो इसको भी डिस्कस किया, जो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी जो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन के दौरान अक्यूज्ड की शिनाख्त के लिए बना गया है। और क्या नीचे की कोर्ट्स जस्टिफाइड थी, और जो रिलायंस किया गया डिस्कवरी ऑफ वेपन ऑफ ऑफेंस, और जो करेंसी नोट जो हैं वो अपीलेंट कन्विक्ट से बरामद हुए, जो कि एक इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टेंसेस बनते हैं अगेंस्ट दी अपीलेंट कन्विक्ट के। तो अब यहाँ पर डिस्कस किया कि क्वेश्चन को एलेबोरेट किया कि TIP क्या वायलेट करता है अक्यूज्ड के अंडर आर्टिकल 20 सब पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को। तो ये सारी जो पिछली जजमेंट थी उसको भी डिस्कस किया, जो कि एक जजमेंट आई थी MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा, और साथ में एक नई जजमेंट आई है जिसमें प्राइवेसी का जो डिस्कस किया है, जस्टिस पुत्तु स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बताया गया था प्राइवेसी जो है एक इज नॉट ए राइट ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पुत्तु स्वामी की जजमेंट में भी बताया था कि आर्टिकल 21 जो है वो एक इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है, जो कि फुलफिल होना चाहिए, जो कि लॉ बनाया गया है, और एक प्रोसीजर जो होना चाहिए जो कि एक जस्ट हो, फेयर हो और रिजनेबल हो। तो ये एक जो प्रोहिबिशन जो दी गई है आर्टिकल 20 सब पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, वो एक पॉजिटिव वॉल्यूशनल एविडेंटरी एक्ट ऑफ द अक्यूज्ड बनते हैं, एक्ट्स ऑफ द अक्यूज्ड होते हैं। अब यहाँ पे बताया कि ये कंपल्शन
जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती है किसी तरह की पॉजिटिव अबॉलिशन एविडेंटरी एक्ट को। सिर्फ मेनली अटेंडेंस कर दे देना, एग्जिबिशन कर देना अपनी बॉडी का टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड पे, जो कि कंपेल भी किया गया हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि एविडेंटरी एक्ट जो है इसके कोई एविडेंटरी एक्ट जो है वो बन के आएगा, अनलेस जो है उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा बाय अदर एजेंसी द्वारा। तो ये एक जजमेंट्स थी, उस पर डिस्कस किया था, ये सारी जजमेंट पे डिस्कस किया जा चुका है। प्यारे लाल शो वर्सेस द स्टेट की जो जजमेंट थी, और कई जजमेंट्स थी, उस सबको उन्होंने समराइज की, मतलब सारे जो कंटेंट्स थे उसको अपनी जजमेंट में कोट किया है यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। अब सेक्शन 54A सीआरपीसी कहता है, क्या कहता है वो? सीआरपीसी ये बताता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन अरेस्टेड, कोई भी पर्सन को जब अरेस्ट किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए बाय पर्सन और इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो ऑफिसर इंचार्ज होता है वो डायरेक्ट करता है पर्सन को कि अरेस्ट करते समय कि वो आइडेंटिफिकेशन कराए अपनी बाय जो भी मैनर होता है जो कि कोर्ट को लगता है एज डीम्ड फिट एंड प्रॉपर। और फिर इसमें प्रोविजन भी बताए थे कि कोई जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है तो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो है तब वो सुपरविजन पे होनी चाहिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। तो ये सेक्शन 54A नया इंसर्ट किया गया था, और इसमें दो प्रोविजन भी थे, वो भी बताए गए। और अब यहाँ पे बताया कि जो सेक्शन जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन है, लेकिन इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है जब क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर्टिकल अराइजेस। तो टीआईपी जो है एक इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, और इन्वेस्टिगेशन केस की कंडक्ट करनी चाहिए, मतलब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कंडक्ट करती है, जो कि एक स्टैट्यूटरी प्रेरोगेटिव है। और जो कई जजमेंट्स आई थी उसके ऊपर फिर बताया कि जो प्लेंटी ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हुए जो कि बताते हैं सेफगार्ड्स जब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड करते समय। और सब ऊपर डिस्कस करने के बाद यही कंक्लूजन निकल के आया कि अक्यूज्ड का एक अंडर ऑब्लिगेशन है, एक राइट, मतलब एक अक्यूज्ड को अंडर एक ऑब्लिगेशन है कि कंपल्शन में है कि वो एक वो उनकी एक ड्यूटी बनती है, सॉरी एक ऑब्लिगेशन मीन्स एक ड्यूटी बनती है कि वो आइडेंटिफिकेशन पैरेड पे स्टैंड रहे और रेजिस्ट ना करे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन को पैरेड को इस ग्राउंड पे कि उसे फोर्स नहीं किया जा सकता है, कोर्स नहीं किया जा सकता है। और अगर कोर्शन जो अगर होती भी है तो फ्रॉम एक्यूज्ड एविडेंस जो कि प्रोक्यूर नहीं किया जा सकता थ्रू पॉजिटिव वॉल्यूशन एक्ट और हिज पार्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो है एज एंश्योर्ड अंडर आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आएगा और उसको अक्यूज्ड को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन जब कोई एविडेंस जो है प्रोक्यूर किया जाता है बिना किसी पॉजिटिव वॉल्यूशनल एविडेंटरी एक्ट के, तब आर्टिकल 20 सब पार्ट 3 का कोई एप्लीकेशन नहीं रहता है। तो इसलिए अक्यूज जब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन करवाता है तो उसको कोई एविडेंस और एविडेंटरी एक्ट नहीं परफॉर्म करना चाहिए। तो ये सब जो जजमेंट्स थी कलकत्ता हाई कोर्ट की उसमें भी बताया गया था। तो ये सारी जजमेंट देखने के बाद तो ये अक्यूज के पास पूरा राइट बनता है कि वो अपनी लीगल ग्राउंड है अवेलेबल होता है जब लेजिटिमेसी होती है टीआईपी की और द एविडेंटरी वैल्यू जो है उसकी, तो कोर्स ऑफ ट्रायल में वो रेज कर सकता है। तो लेकिन अक्यूज्ड डिक्लाइन नहीं कर सकता, रिफ्यूज नहीं कर सकता टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड में। तो यहाँ पर ये कंक्लूजन ये निकाला था कि अक्यूज्ड को अंडर ऑब्लिगेशन है कि वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड पे पार्टिसिपेट करे। तो यह सारा कंक्लूजन पे निकल के आया। ये दोनों क्वेश्चंस थे यहाँ पर डिसाइड हो गए कि अक्यूज्ड क्या डिक्लाइन कर सकता है इस ग्राउंड पे, तो क्योंकि ये वायलेशन है आर्टिकल 20 सब पार्ट 3 का, और ट्रू पर्पस ऑफ एनी मजिस्ट्रेट में पॉज एक्सरसाइज पावर अंडर आर्टिकल 50 सेक्शन 50A ऑफ द सीआरपीसी। तो ये अब बताया इंपॉर्टेंस एंड एविडेंटरी वैल्यू क्या है टीआईपी की, ये भी कोर्ट ने डिस्कस किया, कई जजमेंट्स आई थी सबको डिस्कस किया इसमें। और अब फिर जो कोर्ट ने समराइज जो पिछली जजमेंट थी उसको समराइज ये किया था टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड की। तो पर्पस क्या है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड का कि जो क्लेम करता है ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ ऑकरेंस आइडेंटिफाई कर सके अमंग द अदर इंडिविजुअल्स बिना किसी ट्यूटर किए और एड किए। और जो भी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन वर्ड होती है, इन वर्ड्स टेस्ट जो होती है मेमोरी ऑफ द विटनेस में होते हैं दिमाग में, ताकि वो डिटरमाइन कर सके जो कि आई विटनेस थे क्राइम के।
कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में, जो कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो, जो which lends the statutory authority to an identification period. तो आइडेंटिफिकेशन पैरेड जो है वो एक स्टेज बिलोंग करती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्राइम की स्टेज पे, और कोई प्रोविजन नहीं है जो कि कंपेल करे आइडेंटिफिकेशन एजेंसी को कि वो टू होल्ड और कन्फर ए राइट ऑन द अक्यूज्ड की वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड है वो क्लेम करे। तो टू क्लेम ए टीआईपी मीन्स, तो अब फिर इसके बाद बताया कि आइडेंटिफिकेशन पैरेड जो है वो गवर्न करती है जो प्रोविजन बता रखा है 162 सीआरपीसी का, और जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अक्यूज्ड होती है कोर्ट में जो की जाती है वो एक सब्सटेंशिएटिव एविडेंस होता है। और सारे जो है इसको डिटेल में डिस्कस किया गया है। और जो फेल अगर टेस्ट साथ में बताया कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए सब्सटेंशियल evidence, though failure to hold does not ipso facto makes the evidence of the identification inadmissible। तो सारे इस पे जो लीगल्स जो बना रखे थे, लीगल्स जो प्रिंसिपल्स थे वो डिस्कस किए गए थे, पिछली कई जजमेंट्स थी वो सब अपने जजमेंट्स में रिप्रोड्यूस किया गया है। और साथ में बताया कि सब्सटेंशियल एविडेंस क्या है आइडेंटिफिकेशन का कोर्ट का, और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन जो पैरेड है वो कॉर्पोरेट करती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द विटनेस इन द कोर्ट। और प्रेम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की भी एक जजमेंट आई थी, और उसमें एक ऑनरेबल जस्टिस थी यहाँ की माननीय सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने डिसएग्री किया था कि अक्यूज्ड का कोई राइट नहीं बनता कि वो रिफ्यूज करे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड को। वो जजमेंट का भी उन्होंने यहाँ पर एक कोट किया है यहाँ पे, प्रेम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के। फिर मुन्ना वर्सेस एक स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली थी, उस जजमेंट पे भी यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया, कई जजमेंट्स थी। और फाइनली इनका जो कंक्लूजन ये निकल के आया उसका समराइजेशन पे हम आ जाते हैं। तो सारे प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को देने के बाद ये जो भी डिस्कस किया था एविडेंसेस जो डिसीजंस को, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम प्रोसीड करते हैं टू लुक इनटू द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड्स, तो कि ये देखने के लिए कि कन्विक्शन जो अपीलेंट है वो सस्टेनेबल है कि नहीं है। और अब बताया कि इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरेड, तो यहाँ पर बताया कि पहले कुछ समय के लिए उनको प्रोड्यूस किया गया था। अब ये पूरा नरेशन किया गया है इसका कि कब कब आइडेंटिफिकेशन पैरेड के लिए लेके जाया गया। पहले बताया कि 18/8/2008 को एप्लीकेशन मूव की गई थी, तो फिर 18/8/2008 को एप्लीकेशन मूव की गई थी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड की, अलॉन्ग विद दी जो चारों अक्यूज थे जिनको आइडेंटिफाई करना था PW4 द्वारा बिफोर द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो कि एडजॉर्न्ड हो गया था। फिर 20/8/2008 को लेके जाया गया, और फिर उसके बाद PW जो कि PW16 द्वारा लिया गया था। और फिर PW16 ने कंडक्ट की थी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड इन रिस्पेक्ट ऑफ जो कोई एक्यूज थे जो कि आइडेंटिफाई कर लिए गए थे PW4 द्वारा। और फिर 30/8/2018 को जो इंस्ट्रक्शंस हुई थी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की PW18 द्वारा 18 की, जो कि सब इंस्पेक्टर थे, और उन्होंने भी मूव की एप्लीकेशन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में कि फिक्स करने के लिए दिया जाए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड ऑफ द अपीलेंट कन्विक्ट अलॉन्ग विद अदर को एक्यूज्ड, तो जो कि एडजॉर्न्ड हो गया मैटर फिर 1 सितंबर 2008 को। और फिर उसके बाद फिर मार्क किया गया PW16 को 1 सितंबर 2008 को फिर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड की गई, और उसके बाद 2/9/2018 को जो है वो की गई। और फिर इसके बाद को एक्यूज थे जो उनको आइडेंटिफाई कर दिया गया था PW1 को, और अपीलेंट जो कन्विक्ट थे वो आइडेंटिफाई कर दिए गए थे PW4 द्वारा। और फिर इसके बाद इन द सेट टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड में ऑल जो अक्यूज पर्सन थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया पार्टिसिपेट करने के लिए। और फिर इसके बाद ये सारा उन्होंने नरेशन बताया, डेट्स को कब हुआ कब नहीं हुआ, और 20/8 को टेबल बनाया गया जिसमें जो अक्यूज थे उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया था PW4 द्वारा। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड कंडक्ट की थी, PW4 ने आइडेंटिफाई कर लिया था अक्यूज को, लेकिन फिर दोनों को
पीडब्ल्यू को आइडेंटिफाई करना था, PW1 द्वारा आइडेंटिफाई करना था, लेकिन दोनों एक्यूज ने मना कर दिया था। तो ये सारा चार्ट बताया। अब यहाँ पर ये बताया कि दो अक्यूज ने पार्टिसिपेट किया था टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड को 20/8/2008 को, लेकिन जो अक्यूज पर्सन थे जिसमें अपीलेंट कन्विक्ट भी थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड पे। वह फर्दर स्टेटमेंट रिकॉर्ड की 313 में और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। लेकिन ये स्पेसिफिक केस था अपीलेंट कन्विक्ट का कि उन्होंने रिफ्यूज किया था टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड को, क्योंकि वो आइडेंटिफाई किए जा चुके थे PW4 को, और 15/9/2008 को भी जो PW1 और PW4 जो थे वो पुलिस ऑफिसर से मिले थे रोहिणी कोर्ट में, और अक्यूज्ड पर्संस को आइडेंटिफाई कर लिया था, जो कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष लाए गए थे विद द प्रेजेंट केस। और इसके बाद PW1 ने अपने एग्जामिनेशन में भी यह है वो बताया, और PW11 जो थे उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट थी वो रिकॉर्ड करवाई। अब ऑरल एविडेंस PW1 का और PW11 का यही बताता था कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मिली थी अक्यूज्ड पर्सन को जब वो प्रेजेंट हुए थे रोहिणी कोर्ट में। और अब यहाँ पर अपीलेंट कन्विक्ट ने आर्ग्यू किया कि सब्सटेंशिएटिव एविडेंस जो था वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की गई है PW1 द्वारा ट्रायल कोर्ट में, और फिर साथ में कहा कि सिर्फ पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, सिर्फ ये एक ग्राउंड नहीं बनता कि एक एडवर्स ओपिनियन है वो लिया जाए। और ये सारी कंटेंशंस थी। अब कोर्ट ने अपना ओपिनियन ये दिया कि PW1 ने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी वो अकरेंस भी बताई थी 16/8/2008 को कि जब अर्ली मॉर्निंग में गए थे, तो जो कि फुल मेडिकल एविडेंस द्वारा साबित भी किया जा चुका है। और ये भी बताया कि डिसीज्ड को मल्टीपल इंजरीज दी गई थी, पंचर्ड वुंड्स किए गए थे शार्प पॉइंटेड वेपन से, और PW1 ने 2 इंजरीज दी थी, PW1 को भी 2 इंजरीज मिली थी और जो पंचर्ड वुंड हुए थे। और उसके बाद जो नेचर ऑफ इंजरीज सफर होने के बाद जो है वो डिसीज की डेथ हो गई थी, और फिर एंटायर एविडेंस था वो सफिशिएंट टाइम और अपॉर्चुनिटी थी PW1 को वो रिकॉल कर सके और आइडेंटिफाई कर सकते थे असिलेंट्स को। तो ये लॉन्ग सेटल लॉ है कि अगर कोई भी विटनेस ट्रस्ट वर्दी है और रिलायबल है, तो सिर्फ इस ग्राउंड पे कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड जो कंडक्ट की गई है और अपीलेंट कन्विक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है ट्रायल कोर्ट में फर्स्ट टाइम, तो ये एक रीजन नहीं बनता कि एंटायर एविडेंस को डिस्कार्ड कर दिया जाए। और आई विटनेस क्योंकि पहली दफा कोर्ट में आए थे और स्पेसिफिकली पॉइंट किया था अक्यूज्ड पर्सन को जिन्होंने कमीशन ऑफ द क्राइम में पार्टिसिपेट किया था, तो ये क्लियर अवेलेबल थी फॉर द प्रोसिक्यूशन, तो ये फॉर नॉट होल्डिंग अ TIP। और क्योंकि एक स्टेटमेंट थी वो ट्रस्टवर्दी थी, तो यहाँ पर यही कंक्लूजन निकला कि PW1 ने आइडेंटिफाई कर लिया था कॉन्विक्ट को फर्स्ट टाइम बिफोर द ट्रायल कोर्ट, और PW1 ने एक अपॉर्चुनिटी भी मिली थी 15/9/2008 को रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, और फिर कई जजमेंट्स थी उसको यहाँ पर कोर्ट किया। तो अब ये भी बताया कि जो साइड प्लान था उसमें भी ये बताया गया है कि सफिशिएंट लाइट थी वो प्लेस ऑफ अकरेंस में थी कि नहीं थी, तो जो कि हाई कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट में लिखा हुआ है, ऑर्डर में जजमेंट ऑर्डर था उसमें लिखा था, या पूरा हाई कोर्ट में बताया कि जजमेंट के सारे जो री अप्रिशिएट किया था एविडेंस को उसमें एलेबोरेट किया था। और फिर पैरा नंबर 42 की जो जजमेंट थी उसमें भी ये बताया था कि असिलेंट्स को वन फेस ऑफ द असिलेंट क्लियरली नजर आ रहा था जब उन्हें स्टैब किया गया था, और जब प्रोसिक्यूशन विटनेस को, और उन्हें स्टैब किया था असिलेंट द्वारा, और फिर जो डिस्क्राइब किया गया था पर्सन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन था और एक कट मार्क था फेस पे, और दूसरे अक्यूज्ड का कोई रोल नहीं था इन द कमीशन ऑफ द क्राइम पे। लेकिन द कोर्ट ने पूरा ओवरऑल देखा, टेस्टिमनी विटनेस की टेस्टिमनी को ओवरऑल एग्जामिन किया था, और क्योंकि अब कन्विक्ट ने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी 313 में कि उन्होंने उससे पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया TIP से, तो ये एक ब्लैक बेल्ट असर्शन है, कोई फाउंडेशन नहीं थी इस एक्सप्लेनेशन की, और ये एक्सप्लेनेशन था कि और सिर्फ एक बेल्ट स्टेटमेंट थी, कोई अदर फाउंडेशन नहीं बताया था। तो अब ये बताया कि एक्सप्लेनेशन जो अक्यूज देता है 313 में वो जब कोर्ट कन्फ्रंट करती है जब इंक्रीमेंट मटेरियल्स पे, तो वो टेस्टेड किया जाता है प्रीपोंडेंसेस ऑफ द प्रोबेबिलिटी पे, नॉट ऑन द प्रूफ बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। लेकिन जब टेस्ट करना हो आंसर को प्रीपोंडेंसेस ऑफ द प्रोबेबिलिटी पे, लेकिन कुछ फाउंडेशन जरूर देना चाहिए जो भी एक्सप्लेनेशन जो एक्सेप्ट करते समय। सिर्फ बैल्ड असर्शन दे देना एक सफिशिएंट नहीं है।
और जो मैटर यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, और फिर इसके बाद एक और पॉइंट आई जो कि अगेंस्ट गई अक्यूज्ड के, वो था कि जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी एग्जिबिट PW10 सब PW10 एग्जिबिट PW10 ए, जो कि रिलेट्स थी, जो कि वेपन ऑफ द ऑफेंस जो निकल के आया था, जो कि आइस पिक थी, जो कि डिस्कवर्ड की गई थी उनके हाउस से। जो प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड की गई थी, एक्चुअल डिस्कवरी ऑफ द आइस पिक जो है वो भी प्रोसीडिंग रिकॉर्ड की गई थी PW10 V में। और स्टेटमेंट जो थी जो हैव टू बी मेड बाय द अपीलेंट कन्विक्ट, जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 10 के समक्ष जो है वो दी गई थी, जिसकी वजह से डिस्कवरी हुई थी फैक्ट की। और प्रोसिक्यूशन विटनेस 10 ने एग्जामिनेशन चीफ में ये डिस्पोज किया था कि वो सारा पूरा अपना डिस्क्लोजर था, वो जो था जब वो यहाँ पर डिस्क्लोजर था वो पूरा बताया कि करेंसी अमाउंट भी मिली और ये भी, तो इससे बताया कि ये क्रेडेंस जो बताया कि एडिशनल सर्कमस्टांसेस जो बताया गया था गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड अपीलेंट, और इसके पास ये टाइम लैंडिंग क्रेडेंस है, एक सब्सटेंशिएटिव एविडेंस है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाय जो PW1 द्वारा किया गया था ट्रायल कोर्ट में। तो यहाँ पर डिस्कार्ड अगर कर भी देते हैं कि कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं प्रेजेंट था एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी में, लेकिन उसके बाद भी इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता कि अपीलेंट ने ही जो है पुलिस पार्टी के साथ लेके गए थे और हैंडेड ओवर आइस पिक थी, जो कि असॉल्ट के टाइम जो की गई थी वो हैंड ओवर की थी, जो कि एक रिफ्लेक्ट करती है उनके कंडक्ट का। और जो सेक्शन 8 जो बताता है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो बताता है कि जो कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड है वो भी रेलिवेंट होता है अगर कंडक्ट जो है इन्फ्लुएंस्ड हो बाय जो भी फैक्ट्स एंड इश्यूज से रिलेटेड हो, जो रेलिवेंट फैक्ट्स से हो। और इसलिए द एविडेंस जो था सर्कमस्टेंसेस सिंपलिस्टर का कि अक्यूज ने पॉइंट किया था कि पुलिस ऑफिसर को कि कहाँ उन्होंने एक अपना वेपन था वो छुपा कर रखा था, जो कि आइस पिक था, जो शार्प वेपन था, जो कि एक एडमिसिबल कंडक्ट माना जाएगा अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एविडेंस एक्ट के तहत। और अगर उस सेक्शन 27 का जो इंडियन एविडेंस एक्ट को भी इग्नोर कर दिया जाए तो तब भी सेक्शन 8 जो है वो भी रेलिवेंट होगा। और अगर ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो डिस्कवरी की गई वो एडमिसिबल नहीं है सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट में, लेकिन जो कंडक्ट है वो फिर भी रेलिवेंट होगा। ओवरऑल देखने के बाद यही बताया कि अपील जो है वो फेल होती है, इसलिए यहाँ पर कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। और साथ में ये देखा कि अपीलेंट जो है ऑलरेडी 16 साल से जेल में है, तो कोर्ट ने एक लिबर्टी ग्रांट कर दी अपीलेंट को कि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे, स्टेट को दे, कि वो प्रीमेच्योर रिलीज पे, क्योंकि उन्हें प्रीमेच्योर रिलीज कर दिया जाए, रिमिशन कर दिया जाए। तो अगर रिप्रेजेंटेशन प्रेफर की जाती है अपीलेंट द्वारा तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो डिसाइड करे और एप्रोप्रिएट डिसीजन जो है वो ले इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, जो कि पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी जो बनाई गई है फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस एज रिगार्डिंग रिमिशन ऑफ द ऑफेंस, जो 2 महीने के अंदर जो है उनकी जो रिप्रेजेंटेशन को डिस्पोज करे और कम्युनिकेट कर दे अपीलेंट को बिना किसी देरी के। तो ये 24 अगस्त 2023 का ये एक जजमेंट आई थी। तो ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।